हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्न एवर मोर में फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सभी के लिए हिस्ट्री के 100 इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ जो पूरी हिस्ट्री का निचोड़ हैं। इसमें जो है हिस्ट्री और भी मैं ऐसी वीडियोस आपके सामने 100 क्वेश्चन की और लेके आऊँगी बाद में, लेकिन अभी मुझे जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगे 100 वो मैं उसकी आज जो वीडियो है आपके सामने लेके आई हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो जो है अच्छी लगेगी, इससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो प्लीज़ आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे इतिहास के 100 प्रश्न उत्तर जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये आपको लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे आपसे। तो यह है स्टार्ट ऑफ द हिस्ट्री कि इतिहास का पिता किसे समझा जाता है। ये देखिए, ये तो इतिहास का स्टार्ट ही है कि इतिहास जो है उसका पिता किसे माना जाता है। उसको माना जाता है हेरोडोटस को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी यूनानी शासकों के संबंध में मुख्य जानकारी हमें किस स्रोत से मिलती है। तो वो हमें मिलती है सिक्कों से। ऋग्वैदिक काल के सर्व प्रमुख देवता कौन थे। ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वो सबसे ज़्यादा किस देवता की पूजा करते थे। वो करते थे इंद्र देवता की पूजा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर चट्टानों के साथ साथ मुलायम चट्टानों के भी उपकरणों का निर्माण किस काल में किया जाने लगा। पहले जो है बहुत ही कठोर जो पत्थर थे उन्हीं का उपयोग किया जाता था, लेकिन बाद में जो है धीरे धीरे जो सॉफ्ट जो स्टोन थे उनके भी उपकरण बनाए जाने लगे। तो वो किस काल में हुआ। वो हुआ है मध्य पाषाण काल में। ये कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई। जो बैल और हल है उसके द्वारा जो है कृषि जो की लोगों ने वो कब शुरू की। वो की नवपाषाण काल में। ठीक है फ्रेंड्स, वो कब की। वो की नवपाषाण काल में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग और पहिए की खोज किस काल में हुई थी। आग और पहिए की खोज जो है वो भी नवपाषाण काल में ही हुई थी। तो सबसे पुराना पहिया कहाँ से मिला है। अब जो आग और पहिया जो बनाया लोगों ने, तो वो जो सबसे पुराना जो पहिया है उसके जो अवशेष हैं वो कहाँ से मिला है हमें। वो जो पुराना पहिया जो मिला वो मिला जर्मनी के नियंडरसन से। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपने याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति किस सिद्धांत के द्वारा हुई थी। बिग बैंग सिद्धांत के द्वारा। ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, लेकिन मुझे लगा कि इन 100 क्वेश्चंस के अंदर भी मुझे इस क्वेश्चन को ऐड करना चाहिए। तो अगर वो वीडियो भी आपने मेरी नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। उसमें भी मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं आपको पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले जब पृथ्वी एक महाद्वीप था तो इसके अंदर कौन सा महासागर था। महासागर का नाम आपने याद रखना है पैंथाल्स। पैंथाल्स महासागर था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति के समय पृथ्वी पर कितने महाकल्प थे। जब जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी सबसे पहले, उस समय पृथ्वी में जो है कितने महाकल्प थे। उस समय जो पृथ्वी पे महाकल्प थे वो थे 5। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और उसी समय पृथ्वी पर युग कितने थे। एक तो महाकल्प आते हैं, एक युग आते हैं। 5 महाकल्प थे और युग थे 4। ठीक है फ्रेंड्स, और वर्तमान समय में पृथ्वी पर कितने युग हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पहले तो ये थे, लेकिन अब आज के टाइम में जो है पृथ्वी पे कितने युग हैं। वो हैं 76 76 युग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की उत्पत्ति का काल कौन सा था। मानव की उत्पत्ति कौन से काल तथा युग में हुई। अब जो मानव हुआ, जो हमारा मानव उत्पन्न हुआ, वो कौन से काल और युग में हुआ। वो हुआ है प्लायोसील काल, कल्प युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव की उत्पत्ति का काल कौन सा था। अब नॉर्मल मानव जो हुआ, जो पहला मानव हुआ, वो तो उसकी जो उत्पत्ति जो थी वो तो प्लायोसील काल में हुई, लेकिन जो इंडिया में हमारे अपने देश में भारत में जो पहला मानव जो उत्पन्न हुआ वो कौन से काल में हुआ था। वो हुआ था प्लीस्टोसील काल में। ये कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं स्टूडेंट्स इसमें, तो आपने इसको ध्यान से पढ़ना है कि नॉर्मल जो सबसे पहले मानव की उत्पत्ति प्लायोसील काल में थी, लेकिन भारत में हुई थी प्लीस्टोसील काल में। शवाधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस काल में शुरू हुई थी। पहले तो लोग ऐसे कोई दाह संस्कार वगैरह नहीं करते थे, सीधे ऐसे ही शवों को कहीं दफना देते थे या फेंक देते थे, उनको चील कौवे खा लेते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है मानव ने जो है अंतिम संस्कार की विधि जो है प्रारंभ की। वो किस काल में हुई। वो भी मध्य पाषाण काल में हुई है शवाधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया। ठीक है,
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण काल के किस स्थल से पात्रों में रखकर शवों को दबाए जाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब जो है कौन से ऐसे नवपाषाण काल का ऐसा कौन सी जगह थी जहाँ पर जो पता चला कि किसी पात्र में रखकर शवों को दफनाया गया है, वो था आदि चल्लनु। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नवपाषाण काल का कौन सा स्थान था जहाँ बड़ी संख्या में हड्डी से बने हुए औजार प्राप्त हुए हैं। ये आपने ध्यान रखना है फ्रेंड, जो हड्डी से बने हुए औजार जो प्राप्त हुए हैं वो हुए हैं बिहार के सारण जिला में चिरांत नामक स्थान पर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस स्थान की खुदाई किसने करवाई। जो बिहार के सारण जिला में जो है जो हड्डी के अवशेष प्राप्त हुए, अब इसकी जो खुदाई करवाई थी वो किसने करवाई थी। वो खुदाई करवाई थी V.K. सिन्हा ने सन 1962 और 63 में। ये भी आपने याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय और एल्पिनी अरमानी लोगों ने भारतीयों को कौन सी भाषा दी। जो भूमध्य सागर के लोग थे, जो अल्पाइन के लोग थे, उन्होंने कौन सी भाषा दी भारतीयों को। उन्होंने दी थी द्रविड़ भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल के उत्पादन के साक्ष्य किस सैंधवपुरा स्थल से प्राप्त हुए। चावल की जो खेती लोग करने लगे वो जो है किस सैंधवपुरा स्थल से हमें पता चला। वो चला रंगपुर और लोथल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने याद रखना है कि चावल के उत्पादन जो साक्ष्य मिले हैं वो रंगपुर तथा लोथल में मिले हैं। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्श में ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य किस सैंधवपुरा स्थल से प्राप्त हुए। अब फर्श पर जब लोगों ने अपने फर्शों को ईंटों से बनाना शुरू किया वो कहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। वो हुए हैं कालीबंगा से। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने याद रखना है। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय साहित्य में वेदों की संख्या कितनी है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसमें भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ये तो पता होता है कि भारतीय साहित्य में 4 वेद हैं, लेकिन कौन कौन से हैं। पहला है ऋग्वेद जो सबसे पुराना है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है। अब ऋग्वेद के रचयिता कौन है। जो हमारा सबसे पुराना जो वेद है ऋग्वेद, उसके रचयिता कौन है। उसके रचयिता है महर्षि द्वैपन वेद व्यास। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आपने ध्यान से पढ़ना है। अगला है, शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है। वो मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के दूसरे मंडल से लेकर के 7वें मंडल तक को क्या कहा गया है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, 7 में नहीं है, वो है 7वें मंडल तक को। ऋग्वेद के दूसरे से लेकर 7वें मंडल को क्या कहा गया है। उसको कहा गया है वंश मंडल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखना। अगला है, युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग हुआ है। जब किसी ने युद्ध के लिए जाना होता है या कोई युद्ध की कोई चेतावनी देनी होती है, उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है। उसके लिए किया गया है गविष्टि। इसका अर्थ होता है गायों की तलाश। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल और कुल कितने मंत्र हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सुनने से ही पता चल रहा होगा कि ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 वेद हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल की रचना किसने की थी। ऋग्वेद का जो तृतीय मंडल था इसकी रचना की थी ऋषि विश्वामित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। जो भगवान श्री राम जी का निवास स्थान है उसका जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो किस वेद में किया गया है। वो किया गया है अथर्ववेद में। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को वैदिक काल में क्या कहा जाता था। जो कन्याएं कभी भी शादी नहीं करती थी, ब्रह्मचर्य का पालन करती थी, उनको क्या कहा जाता था, अमाजू। उनका नाम अमाजू रखा जाता था। ऋग्वेद में किस नदी के तट पर दास युद्ध लड़ा गया था। फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन आपका काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसको आपने ध्यान से याद रखना आप कि ऋग्वेद में कौन सी नदी पर जो है दास युद्ध लड़ा गया था, रावी नदी पर। ठीक है। ऋग्वेद के श्लोकों में किन तीर्थंकरों के नाम का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ऋग्वेद है उसमें जो है कोई 3 तीर्थंकर थे, वो कौन से थे, उनका जो नाम स्पष्ट हुआ है वो थे ऋषभ एवं अरिष्ट नेमि। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन में आपके पेपर में आपके पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अगला है, सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास नामक 4 आश्रमों का वर्णन किया गया है। ये 4 आश्रम तो आप सभी ने सुने ही हैं, तो ये कौन से उपनिषद में जो है इन 4 आश्रमों के पालन करने का जो है वर्णन मिलता है। तो वो है जाबाल उपनिषद।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शतपथ ब्राह्मण में विस्तार से किसका वर्णन किया गया है। शतपथ ब्राह्मण जो है एक पुस्तक है, उसमें जो है किस चीज़ का वर्णन किया गया है, उसमें वर्णन किया गया है यज्ञ का, मासिक कर्मकांड का, जो मंथ में जो कर्मकांड होते हैं उसका वर्णन मिलेगा आपको उसमें। किस ज्ञान ग्रंथ में महावीर के कठोर तपस्या का रोचक वर्णन किया गया है। कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें जो है जैन धर्म का जो ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें महावीर स्वामी की तपस्या का वर्णन किया गया है, वो है आचारांग सूत्र। आचारांग सूत्र आपने याद रखना है। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किस कला के अंतर्गत हुआ है। भगवान गौतम बुद्ध की जो सबसे अधिक जो मूर्तियां बनी हैं वो किस कला के अंतर्गत बनी हुई हैं, वो बनी हैं गांधार कला के अंतर्गत। हमारा अगला क्वेश्चन है सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही। संसार को अगर दुखों से मुक्त रखना है, हम लोगों को अपने दुखों से कष्टों से अगर निजात पानी है तो उसके लिए हमें जो है अष्टांगिक मार्ग पर चलना चाहिए। अष्ट मार्ग पर चलने का उपदेश जो है वो महात्मा बुद्ध ने हमें हमेशा दिया है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुहेलखंड तथा मध्य दोआब के क्षेत्र में कौन सा महाजनपद स्थित था। वो था पांचाल, वो जनपद था पांचाल जनपद जो था वो रुहेलखंड के उनमें स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस यूरोपीय विद्वान ने सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी। चंद्रगुप्त मौर्य को किसने सैंड्रोकोटस का नाम दिया था, एक और सेकंड नाम दिया था, वो किस विद्वान ने दिया था, वो दिया था विलियम जोन्स ने। ठीक है, अगला है मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कितने समय तक रहा था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो मैगस्थनीज जो आया था बाहर से वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कितने वर्ष रहा था, वो रहा था 6 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिंदुसार के लिए यूनानी स्त्रोतों में कौन सा नाम आया है। जो बिंदुसार था उसको जो है यूनानी स्त्रोतों में क्या कहा गया है, अमित्रोकेटस, उसको कहा गया है अमित्रोकेटस। अगला है अशोक के शिलालेखों में उल्लिखित ताम्रपर्णी किस देश के लिए प्रयुक्त हुआ है। वो ताम्रपर्णी जो वर्ड यूज़ किया गया है वो यूज़ किया गया है श्रीलंका के लिए। अगला है अशोक के किन शिलालेखों में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पेपर में आपके पूछा गया है। जो कौन सी लिपि थी, वो थी मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी। वो जो शिलालेख थे उसमें जो खरोष्टी लिपि लिखी गई है वो लिखी गई है मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी में। 2 पतवार वाले जहाज का चित्र किस शासक के सिक्कों पर मिलता है। कोई एक ऐसा सिक्का होगा जिसमें जो है 2 पतवार वाले जहाज बने हैं, वो बने हैं यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी गई है। ग्रीक बौद्ध शैली किसे कहा गया है, वो कहा गया है गांधार शैली को। ग्रीक जो शैली कहा गया है बौद्ध शैली, वो कहा गया है गांधार शैली को। नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला भारतीयों ने किन से सीखी। पहले भारतीयों को इस कला का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन जब यूनानी यहाँ पे आए उन्होंने जो है वो भविष्य बताने वाली कला नक्षत्रों को देखकर, जो भी हमारे जो नवग्रह हैं उनको देखकर जो किससे सीखी, यूनानियों से सीखी है भारतीयों ने ये कला। ये आपने याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम साहित्य में वेतची शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। वो हुआ है गोहरण में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में स्थित एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है। जो एरण अभिलेख है एमपी में हमारा, वो किसी शासक से संबंधित है, तो वो किस शासक से संबंधित है, वो है समुद्रगुप्त से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस वर्ष युद्ध हुआ था। वो हुआ था हमारा 634 ईस्वी में। नेक्स्ट है शक संवत का प्रारंभ किसने किया। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है कि शक संवत सबसे पहले किसने प्रारंभ किया था। जो आज भी हम जिसके अकॉर्डिंग चलते हैं वो किया था कनिष्क ने, महाराज कनिष्क ने, याद रखना आपने ये। नेक्स्ट है पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, धर्मपाल वन ने। जो धर्मपाल वन था एक धर्मपाल 2 था, लेकिन ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वो की थी धर्मपाल वन ने। ये भी आपने याद रखना है। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों का सिंध पर कब आक्रमण हुआ। वो हुआ 712 ईस्वी में। फ्रेंड्स, ये जितने भी मैं आपको क्वेश्चन कर रही हूँ ये सारे मिक्स करके मैंने यहाँ पे लेके आई हूँ, तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो आप यहाँ या इनको आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए
या फिर आप इनकी स्क्रीनशॉट्स लेके रख लीजिए, या इनको आप ऐसे ही याद रखिए, लेकिन इनको आप याद ज़रूर करना। अल-बिरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? अल-बिरूनी ने की थी किताब उल हिंद ग्रंथ की रचना। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी ने भारत में अपना अंतिम अभियान किसके विरुद्ध किया था? जो मोहम्मद गौरी जब भारत से गया तो सबसे अंतिम जो अभियान था वो किया उसने खोखर के विरुद्ध। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय हुआ? जब दिल्ली की जो सल्तनत की जो सीमा है सबसे ज़्यादा जो है दिल्ली में विस्तार किसने करवाया था? वो करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संदर्भ में अबुल फजल सूफी मत के कितने सिलसिलों की सूचना देता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको याद रखना है। अबुल फजल जो है सूफी मत में जो है 14 सिलसिलों की सूचना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति को दार्शनिक आधार देने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? भक्ति को दार्शनिक आधार देने वाले जो थे वो थे रामानुज, आचार्य रामानुज। नेक्स्ट है, विशिष्ट द्वैतवाद संप्रदान की स्थापना किसने की? विशिष्ट द्वैता की स्थापना किसने की? वो की थी रामानुजाचार्य ने। ये रामानुज थे एक आचार्य और ये थे रामानुजाचार्य। नेक्स्ट है, रामायण का बंगला रूपांतरण किसने किया? ये भी देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रामायण को जो है बंगला जो भाषा में जो है लिखा गया वो किसने लिखा था? वो लिखा था कृतिवास ने। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृतिवास। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? बाबर ने लिखी थी तुर्की भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60th 1601 में किस दक्षिण भारतीय राज्य का मुगल साम्राज्य में विलय किया गया? वो किया गया खानदेश का। मुगल काल में वास्तविक कृषि उत्पाद या फसल में राज्य के अंश को क्या कहा जाता है? माल या खराज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिवाजी का राज्य जो है 16 भागों में विभक्त था। किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई? पेशवा के हाथों में जब आई उस समय थे बाजीराव प्रथम। अगला क्वेश्चन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद की संधि किन के बीच में हुई थी? इलाहाबाद की संधि अंग्रेजों और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी। तो किसके बीच में हुई थी? अंग्रेजों और शाह आलम द्वितीय, इलाहाबाद की संधि। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? बुरहानु मुल्क ने की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? इसका उत्तर है लाहौर। इल्तुतमिश के किस प्रतिद्वंदी ने सिंधु में डूबकर आत्महत्या कर ली थी? ऐसा कौन सा विरोधी दल का जो प्रतिद्वंदी जो था वो इल्तुतमिश का, उसने जो है सिंधु नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी? ये भी देखने से सुनने से ही आपको लग रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर है नसीरुद्दीन कुबाचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? वो था बाजीराव। भारत में पुर्तगाली राज्य की स्थापना का श्रेय किस वायसराय को जाता है? कौन से वायसराय को जाता है? फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। ये भी आपने याद रखना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुर्तगाली राज्य की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? वायसराय कौन से था उस समय जिस समय पुर्तगाल के राज्य की स्थापना की गई? वो थे फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। नेक्स्ट है, बंगाल में चंद्रनगर नामक प्रसिद्ध फैक्ट्री की स्थापना किस यूरोपीय शक्ति ने की थी? इसका उत्तर है फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? इलाहाबाद की संधि से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस क्षेत्र में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की? ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो जो पहली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में वो कौन सी जगह पे स्थापित हुई थी? वो हुई थी सूरत में। मुर्शिदाबाद कब तक बंगाल की राजधानी के रूप में स्थापित रहा? 1773 ईस्वी तक, 1773। 1764 ईस्वी में हैदर अली के विरुद्ध पहला आक्रमण किसने किया था? वो किया था पेशवा माधव राव ने। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? मंगलौर की संधि से हुई थी। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का सूत्रपात किस गवर्नर जनरल ने किया था? स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले जो है किस गवर्नर जनरल ने शुरू किया था? वो है लॉर्ड
कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। नेक्स्ट है मुंबई में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी एल्फिंस्टन के द्वारा। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो बंदोबस्त की व्यवस्था जो की गई थी वो एल्फिंस्टन के द्वारा की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक्चर्स महलवारी व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? वो क्या था? हॉल्ट मैकेंजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की समाप्ति किस वायसराय के शासन काल में हुई थी? जो दूसरा जो आंग्लों और अफगानों का जो युद्ध था उसकी समाप्ति किस वायसराय के काल में हुई थी? वो हुई थी लॉर्ड रिपन के। नेक्स्ट है भगवत गीता का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कंपनी के किस अधिकारी ने किया? ये देखिए, ये भी आपको सुनने से ही लग रहा है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है पेपर में कि हमारी जो भगवत गीता है उसको इंग्लिश में जो है उसको जो ट्रांसलेट किसने किया था? वो किया था विल्किंस ने। नेक्स्ट है सन 1791 ईस्वी में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी जोनाथन डंकन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय वायसराय थे लॉर्ड रिपन। भारतीय सिविल सेवा में प्रथम भारतीय के रूप में चयनित होने का गौरव किसे प्राप्त है? सबसे पहले जो वो सिविल सर्विस में जो सबसे पहले जिनका सिलेक्शन हुआ था वो कौन है? वो है सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल इंडिया पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन किस वर्ष हुआ था? वो हुआ था 1927 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत संघीय मंडल में देशी रियासतों के लिए कितनी सीटें आरक्षित कर दी गई थी? 1935 ईस्वी में जो भारतीय शासन अधिनियम था उस समय की गई थी 1/3 भाग, कुल जितने भी सीटें होंगी उनका 1/3 भाग जो है वो देशी रियासतों के लिए आरक्षित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वायसराय के शासनकाल में भारतीय शासन अधिनियम 1909 पारित हुआ था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल में भारत में की गई? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पेपर में आ चुका है। लॉर्ड मेयो। ये आपने याद रखना है कि भारत में ही उनके शासनकाल के दौरान ही इनकी हत्या कर दी गई थी, लॉर्ड मेयो की। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में अध्यक्ष किसे बनाया गया था? जो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो एक पार्टी थी उसमें जो है अध्यक्ष जो किसे बनाया गया था? A.O. ह्यूम को। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में किसने की थी? श्यामजी किशन वर्मा जी ने। ठीक है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सहजानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो उसका उत्तर रहेगा दयानंद सरस्वती ने। कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। अब ये इसमें दूसरी तरह से दो क्वेश्चन बनते हैं कि दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? वो था मूल शंकर। तो दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से आपके दो क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपने याद रखने हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यह नाम किसने दिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ये राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया था? वो दिया था दादा भाई नौरोजी ने। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई थी। ठीक है। गांधी जी किन के निमंत्रण पर चंपारण गए थे? किसने बुलाया था उनको चंपारण? राम कुमार शुक्ल ने। किस कानून को भारतीय नेताओं ने काला कानून कहा है? रॉलेट एक्ट। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आ चुका है कि काला कानून के नाम से कौन सा जो है कानून जो है प्रसिद्ध है? वो है रॉलेट एक्ट। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अंतिम लक्ष्य निर्धारित किया गया? लाहौर अधिवेशन 1929 को। गांधी जी तथा अंबेडकर के बीच 1932 में हुए समझौते को किस नाम से जाना जाता है? इसमें भी दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इसको जाना जाता है पूना पैक्ट। कभी ऐसा भी लिख सकते हैं कि पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था? जो पूना पैक्ट था ये किस किस के बीच में हुआ था? तो उसका उत्तर आएगा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। और कब हुआ था? 1932 में हुआ था। तो एक तरह से एक क्वेश्चन के आपके तीन क्वेश्चन बनते हैं। या तो सिंपली पूछेंगे जैसा यहाँ पे दे रखा है, या ऐसा पूछ सकते हैं कि जो 1932 का पूना पैक्ट है वो किस किस के बीच में हुआ था, किस किस के बीच में समझौते के नाम से जाना जाता है? तो वो आएगा गांधी जी एवं अंबेडकर। ठीक है। तो पूना पैक्ट, जो समझौते का नाम था पूना पैक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ की समानांतर सरकार सर्वाधिक समय तक रही? वो रही सतारा की।
नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई? वो की गई 1935 के अधिनियम के द्वारा, जब द्विशासन की स्थापना की गई थी। अब आगे मैंने 2-4 क्वेश्चन आपको ऐसे ही आपके जनरल नॉलेज के लिए बता रखे हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी आपको कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, इनको भी आपने ध्यान से पढ़ना है। यह आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे माना जाता है? हिंदी का जो साहित्य है, आधुनिक जो मॉडर्न हिंदी है, उसका जो पिता है वो किसे माना जाता है? मॉडर्न हिंदी लिटरेचर का भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहूदियों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सिनेगॉग। किसे संगीत की प्राचीनतम पुस्तक माना जाता है? जिसमें जो संगीत का जो वर्णन किया गया है वो सबसे पहली पुस्तक कौन सी है? वो है सामवेद। इसमें जो है सारा संगीत से रिलेटेड हर चीज़ का वर्णन आपको मिलेगा। तो भारतीय नृत्य पर सबसे पुरानी पुस्तक नाट्यशास्त्र किसने लिखी है? नाट्यशास्त्र जो है वो किसने लिखी है? वो लिखी है भरत मुनि जी ने। सत्रिय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? वो है असम का। और ये झावेरी बहनों वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झावेरी बहनें शास्त्रीय नृत्य की किस विधा से जुड़ी हैं? वो है मणिपुर, मणिपुरी जो विधा से हैं उससे जुड़ी हुई हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैंने आपको 100 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कवर कर दिए हैं और ये सारे ही इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके किसी भी एग्ज़ाम में ये आ सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही और अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आपके सामने लेकर आती रहूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।